देहरादून में सेंट जोसेफ एकेडमी एक प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता है। अधिकारियों से लेकर आम लोगों तक की ख्वाहिश रहती है कि उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ें। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था कि सेंट जोसेफ एकेडमी के कई बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अरे किसी अपराध के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए। असल में ये घटना अगस्त 1942 की है, जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन पुरजोर तरीके से चल रहे थे। इस दिन डीएवी कॉलेज के विद्यार्थियों का एक जुलूस कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन देने निकला। जब यह जुलूस सेंट जोसेफ एकेडमी के पास से होकर निकल रहा था, तो कुछ कॉलेज के छात्र स्कूल के प्रिंसिपल के पास गए। उन्होंने उनसे ब्रिटिश शासन के विरोध में स्कूल बंद करने का आग्रह किया। प्रिंसिपल आयरिश मूल के थे, जिनका अपना समाज ब्रिटिश शासन के विरोध में उनसे लड़ रहा था। वह स्कूल बंद कर देने के बजाय उन्हें बड़ी कक्षाओं में ले गए और वहां जाकर उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उनमें से जो भी छात्र जुलूस में शामिल होना चाहता है वे चले जाएं। वो उनके खिलाफ कोई भी अनुशासनहीनता की कार्यवाही नहीं करेंगे। कुछ बच्चे जुलूस में शामिल हो गए। जुलूस जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो सभी को गिरफ्तार कर गाड़ी में ठूसा जाने लगा। तब पता चला कि इनमें से तो कई बच्चे सेंट जोसेफ एकेडमी के हैं। उन्हें डांट डपट कर गाड़ी से नीचे उतार दिया गया, जबकि अन्य छात्रों को आशारोड़ी के जंगलों में छोड़ दिया गया, जहां से वो पैदल ही अपने घरों की ओर लौटे। सेंट जोसेफ से जुड़ा एक रोचक इतिहास और भी है। वो ये कि यही सेंट जोसेफ एकेडमी कभी कैप्टन यंग का आवास हुआ करता था। वही कैप्टन यंग जिन्होंने कभी मसूरी को बसाया था। उस समय देहरादून में घरों के निर्माण होने शुरू ही हुए थे। घरों के निर्माण के लिए पानी राजपुर नहर से खच्चरों के जरिए लाया जाता था। जहां पर आज नगर निगम है, वहां पर पहले नगर पालिका हुआ करती थी। इसी पालिका के समीप ही फालतू लाइन नाम से एक गली है। इसका नाम फालतू लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सैनिकों के हेल्पर स्टाफ और परिवार रहा करते थे। बाद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी का निर्माण हुआ। हालांकि ये पहले एकेडमी नहीं थी। असल में इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास है। वन अनुसंधान संस्थान, जिसे FRI भी कहते हैं, का निर्माण हो रहा था। उसी से लगती जमीन पर रेलवे स्टाफ कॉलेज का निर्माण भी हो रहा था। 1930 में इस कॉलेज का मुख्य भवन बनकर तैयार हो गया। इस भवन के मुख्य हॉल में रेलवे प्रणाली छोटे पैमाने पर प्रदर्शित हुई थी। इसमें ही रेलवे स्टेशन भी था। इस भवन के आसपास प्रांगण में 50 से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे, जिन पर ट्रेनी लोको पायलट दिन भर ट्रेन चलाया करते थे। लेकिन ये रेलवे ट्रेनी कॉलेज शुरू होने के 2 साल के अंदर ही कमजोर आर्थिक हालात के चलते बंद कर दिया गया। ये वही वक्त था जब अंग्रेज सरकार भारत में सैन्य अधिकारियों की शुरुआती प्रशिक्षण के लिए एक एकेडमी शुरू करने की योजना बना रही थी। 10 दिसंबर 1932 को भारतीय महासेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल सर फिलिप चैडवुड ने इसी रेलवे ट्रेनी कॉलेज का दौरा किया और निरीक्षण करने के बाद इसे सैन्य अकेडमी के लिए उपयुक्त पाया। बाद में इस हॉल और भवन का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसी सैन्य प्रशिक्षण भवन इंडियन मिलिट्री एकेडमी परिसर पर एक अस्थायी जेल भी रही। एक ऐसी जेल जहां पर जर्मनी, ऑस्ट्रियाई, इटली और जापान के युद्ध बंदियों को कैद करके रखा गया था। इस इमारत को सेंट्रल इंटर्नी कैंप बनाया गया था। इसी कैंप में एक ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही हेनरिश हेरर भी कैद था, जो भागकर तिब्बत पहुंचा था और वहां तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा का शिक्षक भी बना। यदि हेनरिश हेरर की देहरादून जेल में बंद और वहां से भागकर तिब्बत पहुंचने की रोचक कहानी आपको जाननी हो तो thirdpole.live का यह खास कार्यक्रम आप देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरह दून घाटी में विश्व युद्ध के दौरान 9वीं गोरखा रेजिमेंट की बैरकों में भी इतालियनों और जर्मन कैदियों को बंदी बनाया गया था। इन कैदियों में रोमन कैथोलिक पादरी फादर क्लेमेंट भी थे। बाद में इन्हीं के नाम पर इस इलाके का नाम क्लेमेंट टाउन पड़ गया। देहरादून का एक और गांव जो महायुद्ध के दौरान प्रगति कर नगर बन गया, वो था रायपुर, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित की गई, जो सेना के लिए कई उपकरणों का निर्माण करती थी। इसी वक्त तक मसूरी का भी लगभग पूरा विकास हो चुका था। मसूरी की एक कहानी ये भी है कि 1884 में ड्यूक और डचेस ऑफ कनॉट दून घाटी होते हुए मसूरी गए थे। इस दौरान वो बारलोंगगंज में जहां रुके, उनमें मसूरी का वो मकान भी था जो बाद में होटल बना और उसका नामकरण भी कनॉट कैसल होटल हुआ। बालोंगगंज के इस होटल के स्थान पर ही अब 5 स्टार जेपी होटल है। वैसे बालोंगगंज को अपना यह नाम जनरल बार्लो के नाम से मिला था। यह उनकी स्टेट हुआ करती थी।
यहीं पर सेंट जॉर्जेस कॉलेज भी है जो भारत के टॉप 10 स्कूलों में से एक है। मौसी झरना भी इसी स्टेट में ही आता है। इस झरने का पहले कोई नाम नहीं पड़ा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि स्टेट के मालिक का परिवार इस झरने के पास घूम रहा था। उनके साथ हिमालयन बैंक का मैनेजर मिस्टर मॉस भी बतौर मेहमान था। उसके दोस्त मिस्टर मॉस को प्यार से मौसी कहा करते थे। घूमने के दौरान जब मौसी झरने के ऊपर मौजूद पत्थरों में टहल रहा था तो उसका पांव फिसल गया और नीचे झरने के कारण बने तालाब पर गिर गया। ये देखते ही सभी आसपास के लोग चिल्लाए, मौसी फॉल्स, मौसी फॉल्स। बस तभी से इस झरने को मौसी फॉल्स कहा जाने लगा। एक और किस्सा है जो बहुत मजेदार है। ये लाल रंग और पत्थरों से बनी आलीशान इमारत आपने अक्सर परेड ग्राउंड के समीप देखी ही होगी। ये भी जानते ही होंगे कि ये बिल्डिंग उस प्रतिष्ठित दून क्लब की बिल्डिंग है जिसकी सदस्यता के सारे सामंती पैमाने अगर कोई पूरा कर भी ले तो हाल फिलहाल 20 सालों की वेटिंग चल रही है। यानी जिन लोगों ने राज्य गठन के दौरान या उसके 2-3 साल बाद इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया होगा उनका नंबर इस साल आएगा। कुछ ऐसी ही ठसक है इस देहरादून क्लब की जो 1878 में खुला था। हालांकि क्लब तो पहले ही बन गया था, लेकिन ये तारीख तो इस बिल्डिंग में क्लब के शुरू होने भर की है। पहले ये क्लब कर्नल यंग के घर पर चलता था, वही कर्नल यंग जिनका जिक्र हमने इस कार्यक्रम में शुरुआत में किया है। जब वो मसूरी में कार्यरत थे और कैप्टन हुआ करते थे, यही कैप्टन यंग बाद में देहरादून में कुछ समय जिलाधिकारी भी रहे। देहरादून में इनका वो ही घर हुआ करता था जहां आज सेंट जोसेफ एकेडमी चलती है। वहीं जिस बिल्डिंग में अब द दून क्लब चलता है वो सर्वे ऑफ इंडिया के कर्नल फिलिमेर ने 1904 के अधीक्षण में बनी। वो और उनकी पत्नी ने इसी बिल्डिंग में रहकर सर्वे ऑफ इंडिया का इतिहास भी लिखा था। तो इस क्लब का किस्सा यूं है कि इसी कर्नल फिलिमेर का एक सहकर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल केनेथ मैसन था। ये बात उस दौर की है जब अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब उनके भारत में कुछ ही गिने चुने साल रह गए हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल केनेथ का एक भारतीय मूल का दोस्त हुआ करता था जो पेशे से डॉक्टर था। उसने लेफ्टिनेंट कर्नल केनेथ से आग्रह किया कि वो उसको भी क्लब में सदस्यता दिला दे। अब समस्या ये थी कि इस क्लब में केवल अंग्रेज अधिकारियों को ही सदस्यता दी जाती थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी थी कि जबकि ये घटना है यानी 1932 की, तब सिविल और सैन्य दोनों सेवाओं का भारतीयकरण होने लगा था और काले गोरे के बीच की दीवार ढहने लगी थी। केनेथ मैसन अपने दोस्त का नाम प्रस्तावित करने के लिए तैयार हो गया और उसने एक अन्य अंग्रेज ICS अधिकारी जो उस समय देहरादून के सुपरिटेंडेंट ऑफ द दून थे, उनको भी समर्थन देने के लिए तैयार कर लिया। जिस दिन की ये बात है, उन दिनों बहुत कम भारतीय इस क्लब के सदस्य हुआ करते थे। मतदान की प्रक्रिया ये भी थी कि सभी को अपना नाम एक रजिस्टर पर लिखना होता था। उसके बाद एक काली या सफेद गोरी मतपेटिका में डालनी होती थी। अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी कि भारतीय डॉक्टर को भी उस रात के लिए आमंत्रित कर लिया गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी उस भारतीय डॉक्टर को खांसी आई और उसने अपना गला साफ करके घूमकर वहीं फर्श पर थूक दिया। इसके बाद हुआ ये कि डॉक्टर के अंग्रेज दोस्त केनेथ मैसन ने दोनों काली और सफेद गोटी मतपेटी में डाल दी। मतदाताओं से ज्यादा मतपत्र होने के कारण चुनाव निरस्त हो गया। डॉक्टर को विनम्रतापूर्वक सूचित कर दिया गया कि अब आप 6 महीने बाद फिर से आवेदन करना। लेकिन इस बात को लेकर भयंकर हल्ला मच गया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने इस थूक कांड को कितने गंभीरता से लिया होगा कि भारत के थल महासेनाध्यक्ष ने स्वयं छावनी के सैन्य अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। 1947 में भारत से जाने से पहले अंग्रेज इसे 6 लाख रुपए में बेचना चाह रहे थे, लेकिन इस क्लब के भारतीय सदस्य राजा लाल सिंह के वंशज कर्नल कुंवर शमशेर सिंह बहादुर ने इसका विरोध किया और हाईकोर्ट चले गए। कोर्ट ने क्लब की समाप्ति पर रोक लगा दिया और इस तरह क्लब उन भारतीयों के लिए बच गया जिनकी मुराद बाद में इस क्लब का सदस्य बनकर पूरी हुई। वैसे एक और बात दिलचस्प है कि अंग्रेजों के दौरान भारतीयों के इस क्लब के सदस्य बनने का सबसे ज्यादा विरोध भी कर्नल कुंवर शमशेर सिंह बहादुर ने ही किया था। देहरादून और मसूरी के इस रोचक इतिहास को हम आगे भी जानने की कवायद करते रहेंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो thirdpole.live को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।